आज इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। चलो, लास्ट क्लास में हमारा एंजाइम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज दी हेडिंग लिखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बेटा इसको हल्का से टैप करना, ठीक है। रेड कलर का बॉक्स आया होगा, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, रेस्पिरेशन का पर्पस क्या होता है? एटीपी बनाना। और क्या एटीपी की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्लांट को होती है क्या? क्या एटीपी की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्लांट को है क्या? नहीं ना। तो फिर चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट क्यों रखा गया? बेटा हमने रेस्पिरेशन को स्टडी करने के लिए एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज किया है क्या? प्लांट, है ना। दैट्स वाई हम लोग पढ़ क्या रहे, रेस्पिरेशन इन प्लांट। बाकी अगर अदरवाइज इस प्रोसेस की अगर बात की जाए तो ये प्रोसेस जो है वो इवोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा भयंकर कंजर्व प्रोसेस है ना। तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया यहाँ पे, एक कंजर्व प्रोसेस हो गया ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जो आपको बैक्टीरिया से लेकर टिल ह्यूमन तक सब में आपको कंजर्व मिलेगा। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्लांट हो गया, है ना, एंड हम लोग हो गए, एनिमल हो गए, जितने भी हो, इन सब में आपको ये सबसे कंजर्व प्रोसेस क्या मिलेगा, दैट इज द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में पहले हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो जरा हम थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये क्लास में 10th का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास कोई मान लीजिए चीज़ है, ये क्या है, कोई चीज़ है, और इस चीज़ के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, और इसमें हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इन एरो को उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे बर्निंग प्रोसेस कौन सा होता है, जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो बर्निंग प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, कोई चीज़ जब जलती है तो जलने के बाद वो बनती है कि डिग्रेड हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है ना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन एक क्या हो जाएगा, डिग्रेडेटिव प्रोसेस हो जाएगा। ये क्या है, डिग्रेडेटिव प्रोसेस हो जाएगा। एंड आप जानते हो कि कभी किसी चीज़ को जलाने पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी। जैसे एग्जाम्पल हम और डिस्कस करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें लोहा बनता है कि खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, मतलब ये क्या होता है, एक डिग्रेडेटिव प्रोसेस होता है। तो इसका रिवर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, चीज़ों का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस बोल दो या फिर बोल दो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो इसका उल्टा यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर होगी। बात आ रही है समझ में। तो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। आपको क्या लगता है रेस्पिरेशन कहाँ पे आएगा, सिंस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, क्या सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। तो सिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पे, एंड ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है, लाइट से आ रही है। तो ये तो बेटा क्लास 10th का टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपको रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पढ़ना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ग्लूकोज के पास कार्बन कितने होते हैं, C6H12O6। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, प्लस 6H2O, एंड प्लस जो एनर्जी रिलीज होगी एंड वो यहाँ पे ATP की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है। ATP बेटा हमारी बॉडी का इन्वर्टर है। रेस्पिरेशन करके हम इसकी चार्जिंग कर दें, अभी मैं इसकी डिस्चार्जिंग कर रही हूँ कि इसको मैं हाइड्रोलाइसिस करके ब्रेक डाउन करके मैं इसको साउंड एनर्जी में प्रोड्यूस कर रही हूँ, या फिर मैं मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो अभी ATP का क्या हो रहा है, इस इन्वर्टर की डिस्चार्जिंग होती है। तो ये ATP चार्जिंग कब होती है, ADP प्लस फॉस्फेट जुड़ के ATP बनता है ना, ऐसा कब होता है, रेस्पिरेशन के दौरान होता है। कोई परेशानी। नाउ अब
इस प्रोसेस में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। तो वाटर बनाने के लिए इसको चाहिए क्या, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन आया कहाँ से, ग्लूकोज से। हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, ग्लूकोज से। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आप लोग बोलोगे कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का तो क्या होता है, रिडक्शन होके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन ऑक्सीजन दोनों दिखाई दे रहे, हाइड्रोजन हट गया, और हाइड्रोजन का हटना, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ग्लूकोज का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कभी बेटा अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है और कभी अकेला रिडक्शन भी नहीं हो सकता है, हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं ना, ठीक है। पर हमें मतलब किससे, ग्लूकोज से मतलब है। तो फिलहाल ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर आपने पढ़े थे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड एक्चुअली टूट रहा है। ग्लूकोज में बेटा 6 कार्बन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। एक्चुअली वो एनर्जी यहाँ होती है, ये एनर्जी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड के फॉर्म में होती है। तो जब आप इसको तोड़ोगे तब एनर्जी क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है, समझ आई। और उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो एटीपी को तोड़ के हम इसको साउंड एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में या फिर बायोलॉजिकल अदर प्रोसेस में यूज़ कर सकते। कोई तकलीफ यहाँ पे, लिखना नहीं बेटा। नेक्स्ट इसके बाद क्या मुझे बताओ, इस रेस्पिरेशन में जहाँ पे आप बर्न करने के लिए ग्लूकोज को यूज़ कर रहे हो, तो क्या खाली बर्न होने का ठेका ग्लूकोज ने ले रखा है क्या? बेटा रेस्पिरेशन में हमेशा ग्लूकोज ही बर्न नहीं होता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के बारे में। तो आप जो खाना खाते हो उस खाने में होता क्या है, उस खाने में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लैक्टोज शुगर, माल्टोज शुगर, सुक्रोज चीनी खाते हो, लैक्टोज दूध होता है ना, और इसके अलावा आपने स्टार्च खाया होगा, सेलुलोज खाया होगा, ठीक है। या फिर अगर आपने गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, तो ये भी तो क्या होते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ये कैसे रेस्पिरेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे वो अलग बात है, जो हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए गैलेक्टोज को अगर कंट्रीब्यूट करना है ग्लाइकोलाइसिस में तो कैसे करेगा वो, तो वो अलग स्टोरी है। नाउ दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे फैट के बारे में। एंड तीसरा, आप जो खाना खाते हो उस खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स चावल और रोटी, फैट मतलब घी और तेल, और प्रोटीन मतलब दाल हो गई, है ना। पर अब मुझे बताओ कि आपके खाने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चपाती और राइस। क्यों? क्योंकि बेटा हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी इसी से प्रोड्यूस कर दें। 60 to 65% ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। फैट से हम सिर्फ 20 से लेकर 25% एनर्जी बनाते हैं, और प्रोटीन से हम सिर्फ 10 to 15%, या भी कुछ किताबों के अंदर ये 1 to 5% भी लिखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन को हम एनर्जी बनाने के लिए सबसे लीस्ट प्रेफर करते हैं। क्यों? रीज़न, प्रोटीन हमारी बॉडी में कुछ और काम कर रहा होगा। क्या काम करता है? तो प्रोटीन बेटा एंजाइम्स होते हैं, हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, केराटिन एक प्रोटीन होता है। आपकी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रोटीन जो है वो कोलेजन होता है ना। तो प्रोटीन के बेटा स्ट्रक्चरल या फिर एंजाइम की तरह फंक्शनल रोल ज़्यादा है। सो दैट्स वाई प्रोटीन को हम सबसे लीस्ट प्रीफर करते हैं। क्या? पर जब आप एप्पल खाते हो तो एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें कोई ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हो जाएंगे, ठीक है। कोई परेशानी? तो ऐसा नहीं है बेटा कि ग्लूकोज ही सिर्फ रेस्पिरेशन में बर्न होता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी बर्न कैसे होते हैं वो हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे हम। नाउ दूसरी बात, अगर मान लो कि मैं इन सबका इक्वल अमाउंट ले लूँ, सबका इक्वल अमाउंट ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, 1 ग्राम आपने फैट ले लिया, और 1 ग्राम आपने प्रोटीन ले लिया। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा?
तो कार्बोहाइड्रेट से आता है 4.0 किलो कैलोरी, यूनिट क्या यूज हो रही है, किलो कैलोरी। फैट से आएगा 9.0 एंड प्रोटीन से आएगा 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, इसके मैं एक और वैल्यू लिखने जा रही हूँ। एक होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। का मतलब क्या हुआ? इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही केसेस में फैट, प्रोटीन और मतलब लिपिड नहीं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से ही क्या कर रहा है, डबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल कौन, फैट। क्यों? रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है। तो जो खुद जितना ज्यादा रिड्यूस होगा उसका ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। ग्लूकोज को याद कीजिए, आपने फैट में फैटी एसिड पढ़ा था। फैटी एसिड में इतने सारे कार्बन थे, सभी कार्बन पे आपने हाइड्रोजन 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 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? CH2 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 मतलब हाइड्रोजन है ना, एंड हाइड्रोजन मतलब वो हाईली क्या है, रिड्यूस्ड है। बात है इसमें। ग्लूकोज को देखो, ग्लूकोज में आपने पढ़ा है C6H6, तो मतलब जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन है, मतलब ग्लूकोज पहले से आधा ऑक्सीडाइज है। ग्लूकोज पहले से आधा ऑक्सीडाइज है। जो आधा ऑक्सीडाइज होता है उसको पूरा ऑक्सीडाइज करने में कम ऑक्सीडेशन होगा, तो एनर्जी भी कंपैरेटिवली क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल कौन हो गया, फैट हो गया। तो जब बात आती है खाने को स्टोर करने की इमरजेंसी में, तो आप किसको प्रीफर करेंगे, फैट को। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा खाना कौन से फॉर्म में स्टोर्ड होता है, फैट के फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये दो अलग बातें हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैट। हाँ, पर हम सबसे ज्यादा प्रेफर किसको कर दे, प्रेफर हम कार्बोहाइड्रेट को करते। मेन एनर्जी सोर्स कौन हो गया, ये दो अलग बातें हैं ना। मेन एनर्जी सोर्स कौन हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, रीजन बताओ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहले से हाफ ऑक्सीडाइज होता है, तो उसको पूरा ऑक्सीडाइज करने में कम समय लगेगा। तो कार्बोहाइड्रेट बड़ी क्विक एनर्जी देता है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जल्दी ऑक्सीडाइज होके जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस है बॉडी में, एनर्जी नहीं बन रही है, तो आप क्या पिलाओगे उसको, घी? नहीं बेटा, इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी बनेगी बेटा 4 घंटे बाद। क्विक एनर्जी की जब बात आती है तो सबसे पहले आता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, हम फास्टिंग करते, फास्टिंग जब करते तो कुछ नहीं खाते, तो अब सेल के पास जो बॉडी में स्टोर्ड है ना, सबसे पहले वो चूज करेगा क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मतलब सबसे पहले वो प्रीफर करेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोजन मुश्किल से बेटा 4-5 घंटे में सारा खत्म हो जाता है। तो अब नंबर किसका आएगा, फैट का। तो अब हमारी बॉडी के अंदर सबसे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कौन सी फॉर्म में, फैट के फॉर्म में। तो अगर फास्टिंग अगर चल रही है पहले दिन की, तो सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। अब दूसरे दिन जो है नंबर आएगा किसका, फैट का। तीसरे नंबर फैट, चौथा दिन फैट, क्योंकि फैट खूब सारा है। 5वां दिन फैट, 7th फैट, 9 फैट, 10 फैट। अब फैट भी खत्म हो गया। अब सेल को बेटा जिंदा रहना है, तो अब उसके पास चॉइस क्या बची, प्रोटीन। लास्ट में वो नंबर यूज करेगा किसको, प्रोटीन को। अब बेटा जब मजबूरी, ये मजबूरी का नाम है, बाकी वो प्रीफर नहीं करता है प्रोटीन को। अगर मान ली कि अब उसने सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन को रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, एंजाइम को ही डिग्रेड करके रेस्पिरेशन में चूज कर लिया, स्टोन प्रोटीन को बुला लिया कि आओ तुमको बर्न करते हैं, ये तो खराब चीज हो जाएगी ना। तो बेटा फिर डे 11, 12, 13, 14 फिर नंबर आता है प्रोटीन का। एंड आप लोग जानते हो मसल्स भी प्रोटीन होती है। जब इनको आप जला दोगे तो बेटा सेल, बॉडी अंदर से ही खत्म हो गई है ना, तो उसके बाद पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ।
सिंपल। तो फास्टिंग जब हम करते हैं ना, तो बेटा फास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसमें साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, फास्टिंग में हम पूरी बनाते हैं, आलू बनाते हैं। तो बेटा वो फास्टिंग का पर्पज़ ही नहीं, फास्टिंग का मतलब होता है पूरा ज़ीरो, भूखा रहना, ज़ीरो खाना, बिल्कुल बस पानी, इसके अलावा कुछ नहीं। फास्टिंग का एक्चुअली पर्पज़ होता है बॉडी के अंदर अगर मान लो कोई एक्सेस में फैट डिपॉजिट हो जाए तो उसको हटाना। इसके पीछे साइंस ये है, क्योंकि देखो जब तक कार्बोहाइड्रेट रहेगा, आलू पूरी साबूदाना खाते रहोगे, तब तक फिर से नंबर किसका नहीं आएगा, फैट का। तो फैट तो बर्न ही नहीं होगा ना। या अगर आप लोग डाइटिंग कर रहे हैं, चाहते हो कि बॉडी पतली हो जाए, तो और बॉडी में एक्सेस जो फैट है वो ख़त्म हो जाए, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि बेटा जितना आलू, चावल, रोटी आप ये सब खाओगे ना, जब तक कार्बोहाइड्रेट रहेगा तब तक वो फैट को चूज़ ही नहीं करेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जब तक कार्बोहाइड्रेट रहेगा तब तक फैट सेफ है, और जब तक फैट है तब तक प्रोटीन सेफ है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, फैट सेविंग मॉलिक्यूल है, और फैट जो है वो एक प्रोटीन सेविंग मॉलिक्यूल है। बात आई रही समझ में? तो फास्टिंग के टाइम भूखा रहना होता है, मतलब पूरा भूखा रहना होता है। उसमें बना रहे साबूदाना, आलू पूड़ी, उल्टा उस दिन ज़्यादा खाना बनता है। और मैं तो बचपन में फास्टिंग इसलिए करती थी, नहीं तो मम्मी देती ही नहीं थी वो खाने के लिए। हमारे यहाँ साबूदाने की खिचड़ी बनती है, आपके यहाँ नहीं बनती है? खीर बनती है ना? नहीं, खीर भी बनती है हमारे यहाँ, खिचड़ी भी बनती है, नमकीन, बड़ी मस्त होती है। मम्मी बड़ी अच्छी बनाती थी मेरी, तो मैं व्रत भी इसीलिए करती थी। खैर टॉपिक पे आ जाते ना। वो आप लोगों ने क्या देखा है, तुम नहीं करते हो, क्यों बता रहे हो दोस्त को? तुमको जानना है, बताओ। ये तो तुम्हारा LOL लॉल हो गया। चलो कोई नहीं, अच्छा ठीक है, चलो इधर देखो आप। ओए, तुमको जानना है निशांत? ठीक है, तो अब नहीं बोले, अपनी भावनाएं मत व्यक्त करें। इधर देखो अब मैंने यहाँ पे देखो 2 वैल्यू लिखी है ना, अभी 2 वैल्यू मैंने क्यों लिखी है? ऑप्शन है आपके पास, एक आपकी बॉडी की मतलब फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, और एक लेबोरेटरी की वैल्यू है। तो अभिमन्यु, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बॉडी की वैल्यू ज़्यादा होगी कि लैब की वैल्यू ज़्यादा होगी? 2 ही तो ऑप्शन है अभिमन्यु। बॉडी की ज़्यादा होगी? नहीं बेटा, बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। हीट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर लेबोरेटरी में तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल्ड में, तो मतलब उसको हम टोटल कैलकुलेशन किया जा सकता है ना लैब के अंदर। हाँ, तो ये ज़्यादा वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली है फिजियोलॉजिकल, नहीं ये है कम वाली जो है, ये है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? दिस इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू। एंड जो ये वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं लेबोरेटरी वैल्यू, या इसको बोला जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा इन लैब। कोई परेशानी इसमें नहीं? चलो, तो ये हमारे पास, अब शुरू करते हैं टॉपिक सबसे पहले रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। मैं एक बार रफ समझा देती हूँ आपको कि होता क्या है। ये आपके पास कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, बड़ा खराब है। इसमें एंटर हुआ कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। इसमें ग्लूकोज का एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसको बीच में से काट दिया जाए तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 मॉलिक्यूल बन गए, और उसको क्या बोला जाएगा? पायरुविक एसिड। और ये वाला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस हो कहाँ पे रहा है जरा देखिए? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे हो रहा है? अब ये पायरुविक एसिड जो है वो एंटर होता है कहाँ पे? मैट्रिक्स के अंदर। पर पायरुविक एसिड तो क्रेब्स साइकिल में कंट्रीब्यूट, या चलो छोड़ो, पायरुविक एसिड से चलती है यहाँ पे एक साइकिल जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो पहला स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप हो जाएगा कौन सा? क्रेब्स साइकिल। एंड क्रेब्स साइकिल के बाद होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन या फिर सिस्टम। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे लिखा है?
माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और ETS कहाँ लिखा मैंने, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे चैप्टर की समरी है। ये 3 प्रोसेस हमें पढ़ने मेन मेजर, बाकी तो छोटी छोटी बातें हैं वो हम करते रहेंगे बातें। शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मैं एक बार समझाऊंगी, 2 बार नहीं समझाऊंगी, तो सुनिए ध्यान से। ग्लाइकोलाइसिस क्लास 11th के लिए बेटा नीट मतलब स्कूल में 99% चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आपकी क्लास 11th में आया था क्या ग्लाइकोलाइसिस? आया था? ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैंने बोला था बच्चे को कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से याद करके चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसने भी बेचारे ने बड़ी ईमानदारी से याद कर लिया। रोजीना लड़की थी, अभी वो चाइना से MBBS करके आई है, घर बैठी है। तो ग्लाइकोलाइसिस को और क्या बोलते हैं? EMP पाथवे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन EMP पाथवे इन डिटेल। अब बच्ची घर आके मुझे वापस बोला कि आपने तो EMP पढ़ाया ही नहीं। तो इनका ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था? हाँ वो पढ़ाया था, EMP कहाँ पढ़ाया था? वाह। तो आप ये गलती ना करें, EMP पाथवे को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को जहाँ पे EMP क्या है? एम्डन मेयर ऑफ पार्नस। एम्डन मेयर ऑफ पार्नस 3 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, दैट्स वाई इसको बोलते हैं EMP पाथवे। और ये होती कहाँ पे? ये होती है इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म, आप साइटोप्लाज्म बोलो या फिर साइटोसोल बोलो, एक ही बात है। साइटोसोल मतलब लिक्विड की बात हो रही है। एक्चुअली साइटोसोल लिक्विड होता है सेल का, उसमें आप ऑर्गेनली ऐड कर दीजिए तो साइटोप्लाज्म बन जाता है। तो साइटोसोल प्लस ऑर्गेनली इज इक्वल टू, तो मोर और लेस बात तो एक ही हुई ना कि साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल के अंदर होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस में अब मुझे बताओ कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? जब आप खूब ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो तब आपकी बॉडी में, और जब आप बिल्कुल थके हुए होते हो तो घर जाके एकदम बिस्तर पे गिर जाते हो तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बिल्कुल कम हो जाती है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी, हाँ ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मान लो कि ग्लूकोज को अगर आपको तोड़ना हो तो इसकी एनर्जी बढ़ा दो तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने पर मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी बढ़ाएं कैसे? तो आपके पास 2 चॉइस, एक आपके पास ATP है, एक आपके पास ADP है। दोनों में से एनर्जी ज़्यादा किसकी? तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसमें फॉस्फेट है, तो जिसके पास फॉस्फेट ज़्यादा वो एनर्जी क्या हो गया? रिच कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ग्लूकोज को फॉस्फेट दे दो तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने पर वो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा और टूट जाएगा। कोई बात नहीं। दूसरा, आप लोगों ने कभी अल्कोहल पढ़ा है, एल्डिहाइड पढ़ा है और एसिड पढ़ा है? अब मैं केमिस्ट्री की 4 इक्वेशन को एक साथ पढ़ा रही हूँ आपको। ये कोई अल्कोहल है जिसके पास कितने भी कार्बन हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। इसका मैं क्या करूँ कि एल्डिहाइड बन जाए? ये वेरी नाइस। और क्या करूँ कि वापस दी और क्या बन जाए? एसिड बन जाए। सुनो, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन डिलीट हो गए ना, तो C फिर एक H और फिर एक ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन के ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? एसिड बनता है। तो इसका उल्टा अगर इसका किया जाए रिडक्शन, क्या किया जाए? रिडक्शन, तो एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा। बताओ, देखो था ना अच्छा? 4 स्टेप, 4 रिएक्शन आपने एक साथ पढ़ लिए। ठीक है, क्या पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, ये भी काम आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैडम ये ग्लूकोज टूट नहीं रहा है तो क्या करें? ग्लूकोज की एनर्जी बढ़ा दे। तो ग्लूकोज को क्या दे दें हम? एक
फॉस्फेट दे दे। मैंने पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में कि जो फॉस्फेट रिच कंपाउंड होते हैं वो एनर्जी रिच होते हैं, एएमपी, एडीपी, एटीपी। मैं तीनों में से फॉस्फेट ज़्यादा किसके पास, एटीपी के पास, तो एनर्जी रिच हुआ नहीं हुआ। तो ग्लूकोज की एनर्जी ज़्यादा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की एनर्जी ज़्यादा। ये 6 फॉस्फेट नहीं है, ये ग्लूकोज की 6th कार्बन पे फॉस्फेट है, ये 6 नहीं है, 6th है। 6 और 6th ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, ठीक है, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब ये फॉस्फेट लाए कहाँ से आप, ये फॉस्फेट लाए आप कहाँ से, एटीपी से। तो एटीपी कन्वर्ट हो गया किस में, एडीपी में। तो आप तो सोचोगे कि ग्लाइकोलाइसिस में तो एटीपी बनानी होती है, ये क्या कर रहे हो आप, तो एटीपी लगा रहे हो। तो बेटा इन्वेस्टमेंट के बिना बिजनेस नहीं होते, ये बात सेल को भी पता है। देखो सेल क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट स्टेप हो गया। अच्छा, क्या इसके साथ में मैं यहाँ फॉस्फेट लिखूँ क्या, हाँ या ना, हाँ कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसके साथ यहाँ फॉस्फेट लिखा गया तो ये कहाँ से आ गया फिर, है ना। तो इसके साथ में ये फॉस्फेट हम नहीं लिखेंगे, अभी हटा देंगे इसको। अच्छा बताओ, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फॉस्फेट कौन ट्रांसफर कर रहा था कल, काइनेज एंजाइम। एंड काइनेज का कोफैक्टर कौन होता है, और काइनेज जिसके ऊपर काम कर रहा है वो कौन सी शुगर है, हेक्सो शुगर है ना। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आपने पढ़ा था, है क्या ग्लूकोज अपने आप फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है क्या, हो सकता है बेटा, ये एक दूसरे के आइसोमर है और आइसोमराइजेशन एक रिवर्सिबल स्टेप है ना। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था। जिसको बेटा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड याद नहीं है उसको थोड़ी परेशानी होगी ग्लाइकोलाइसिस याद करने में, ठीक है। अच्छा, तो अब ये एक दूसरे की क्या है, आइसोमर है, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, कितने कार्बन की शुगर है, 6 कार्बन की, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा हेक्सोआइसोमेरेज। ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। टफ था मैडम, फ्रक्टोज टूट नहीं रहा है, तो बोला तो था एनर्जी बढ़ा दो। तो फ्रक्टोज टूट नहीं रहा है तो इसकी एनर्जी और बढ़ा देते हैं, इसमें एक और फॉस्फेट जोड़ देते हैं। तो फ्रक्टोज के 6ठे कार्बन पे तो ऑलरेडी एक फॉस्फेट था, अब इसके पहले कार्बन पे एक और फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। डाई बोलो, बाई बोलो, बिस बोलो, एक ही बात है, अभी फिलहाल एक ही बात है, ठीक है। बाई मतलब कितने, 20 मतलब 2 फॉस्फेट हो गए, एक पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है और एक 6 कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो आया कहाँ से, ये कहाँ से आएगा, एटीपी से। तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्या इसके साथ में यहाँ फॉस्फेट लिखूँ क्या, नो, क्योंकि वो तो यहाँ चला गया। अच्छा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फॉस्फेट कौन ट्रांसफर करता है, काइनेज एंजाइम। काइनेज का कोफैक्टर कौन, बट इसका सबस्ट्रेट कौन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं, उल्टा नाम बोलो पीछे से यहाँ, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे PFK, ठीक है। अब देखो फ्रक्टोज के पास 2 फॉस्फेट, एनर्जी बहुत बढ़ेगी बेटा। अब फ्रक्टोज अनस्टेबल हो जाएगा और फ्रक्टोज टूट जाएगा। फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं ना, ये 6 कार्बन की शुगर है, तो ये 3 कार्बन की शुगर और 3 कार्बन की शुगर में टूट जाएगा। अब मैंने आपको 3 कार्बन की कौन सी शुगर पढ़ाई थी, एक हमने पढ़ा था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और एक हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल्डिहाइड, याद आया कुछ, मैं फिर बोल रही हूँ, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने से पहले मोनोसेकेराइड अच्छे से याद कर लेना, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। 6 कार्बन की शुगर टूट गई 3 कार्बन और 3 कार्बन की शुगर में। अब इसके पास फॉस्फेट कितने, 2 फॉस्फेट है ना, एक फॉस्फेट इसको मिल गया, एक फॉस्फेट इसको मिल गया, और जैसे इसको फॉस्फेट मिला ये पागल हो गया है। अच्छा, ये फॉस्फेट इसके कहाँ पे जुड़ा, तीसरे कार्बन पे, और इसमें भी ये फॉस्फेट कहाँ पे जुड़ा, तीसरे कार्बन पे। तो फाइनली ये बन जाएगा क्या, 3 डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। आसानी याद है। इस फ्रक्टोज को तोड़ेगा कौन, इसको तोड़ने वाला एंजाइम
बॉन्ड को तोड़ तो रहा है बट बिना पानी के, एल्डोलेज। दैट्स वाई हमने पढ़ा था कि एल्डोलेज जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, लाइएज से, लाइएज फैमिली से बिलोंग करता है। याद आया कुछ? अच्छा, ये कितने कार्बन की शुगर है? 3 कार्बन 3 कार्बन। कुछ याद आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, ट्रायो आइसोमरेज, ट्रायो आइसोमरेज। बताइए यहाँ तक किसी को परेशानी? तो ग्लाइकोलाइसिस का देखो, पहला स्टेप था कौन सा, इन्वेस्टमेंट स्टेप, दूसरा था आइसोमराइजेशन, तीसरा था फिर से इन्वेस्टमेंट स्टेप, एंड चौथे को बोलते हैं क्लीवेज स्टेप। इसको नहीं काउंट करते हैं। बताओ इन 4 स्टेप पे कोई परेशानी है क्या? चलो याद करो इन चारों स्टेप को जल्दी से, चाय खत्म होने से पहले। है? नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं बेटा बस। आइसोमरेज, अच्छा तुम बोल रहे हो कि आइसोमरेज का क्या काम है? क्या बात है, क्या बात है। एंजाइम का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। चलो कोई नहीं, अच्छा दिमाग लगाया। चलो यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? नहीं। अब हमें कहानी पागल से शुरू करनी है, क्योंकि इतिहास पागल लोग ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैडम ये पागल टूट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको डबल पागल कर दो। तो इसमें एक फॉस्फेट तो पहले से 3rd कार्बन पे था, एक और फॉस्फेट जोड़ दो, कहाँ पे, पहले कार्बन पे। तो ये बन जाएगा 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये हो गया डबल पागल, ठीक है। तो इसमें एक फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ATP से। कर तुम ही करो बेटा ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाओ, पता चला लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस में ATP बनी कम, इन्वेस्ट ज़्यादा हो गई। तो ऐसा नहीं होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का पहला अकेला ऐसा स्टेप है जहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड खुद से डायरेक्टली जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस पागल नहीं, फॉस्फोरिक एसिड को क्या पसंद है, पागल पसंद है। तो ये खुद ही उसके साथ जाके रिएक्ट होगा और क्या बन जाएगा ये, अब ये हो जाएगा डबल पागल। तो जब ये खुद ही इसके साथ जाके बाइंड हो रहा है तो इस स्टेप के ऊपर कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT वो इस स्टेप को बायोलॉजिकल रिएक्शन मानते ही नहीं है, क्योंकि एंजाइम है ही नहीं। इसलिए NCERT में यहाँ से बेटा सीधा स्टेप यहाँ पे आ गया है। घर जाके देखना, ये वाला स्टेप खा गई वो। अब मैं आपको सीधा यहाँ नहीं ले जा सकती थी, है ना। अब मैम ये पागल है। अच्छा अब मुझे बताओ कि रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? पक्का? अच्छा अब मैं क्या करूँ एल्डिहाइड का कि एसिड बन जाए। एल्डिहाइड का क्या करोगे आप, रिडक्शन करोगे या ऑक्सीडेशन? रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन करना होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन करना होता है, रेस्पिरेशन में। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा, एसिड। तो ये बन जाएगा फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड का एसिड, ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का एसिड, ग्लिसरिक एसिड, और ग्लिसरॉल्डिहाइड का अल्कोहल, ग्लिसरॉल। पता है कैसे होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लिसरॉल। कोई बात नहीं, मैं फोटोसिंथेसिस में समझाऊंगी कैसे। अभी फिलहाल इतना समझ आ गया ना। अब इसके ऊपर जो फॉस्फेट है वो यहीं पे आ गया, तो ये बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसके पास 2 फॉस्फेट है, तो ये बन जाएगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आपने क्या किया बताओ, ग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया, और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को पिक करने कौन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को पिक करने आएगा कौन, NAD, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH2 में। तो एंजाइम का नाम क्या लिखें, पागल में से हाइड्रोजन डिलीट हो रही है तो पागल डिलीट डिहाइड्रोजनेस। तो एंजाइम का पूरा नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। क्या टफ था, आसान था। अब आपने IUPAC के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, वो भी नंबर 1 पे पढ़ा है। और IUPAC में जो आपने टेबल पढ़ी थी ना,
रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की, उसमें एसिड जो है वो काफ़ी रिएक्टिव ग्रुप है बेटा, नाम ही क्या है, रिएक्टिव ग्रुप, जो मतलब खुद बड़े रिएक्टिव होते। और रिएक्शन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो अनस्टेबल है बेटा, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन करते हैं, ताकि रिएक्शन करने के बाद कोई ऐसा कंपाउंड बने शायद जो स्टेबल हो, तो इसलिए वो रिएक्शन करने की कोशिश कर दे। तो अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया, एक तो ये एसिड है जो अपने आप में बड़ा रिएक्टिव है, और फिर ऊपर से दो फॉस्फेट, मतलब ये तो पूरा हाईली अनस्टेबल हो गया ये कंपाउंड। तो ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई, तो ये पीजीए एक फॉस्फेट को लूज कर देगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक फॉस्फेट को लूज कर देगा, और ये बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो इसके पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो डिलीट हो गया, तो उसको लेने कौन आएगा, इसको लेने आएगा ADP। और देखो ये पहली बार यहाँ पे क्या बनी है, ग्लाइकोलाइसिस में पहली बार ATP यहाँ बनती है। कोई परेशानी? अब मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फॉस्फेट कौन ट्रांसफर करता है, काइनेज, एंड काइनेज का कोफैक्टर कौन, मैग्नीशियम, पर काइनेज का सबस्ट्रेट कौन, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये ग्लिसरेट क्या होता है और ग्लिसरिक एसिड क्या होता है, कोई बात नहीं। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, पर जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो ये H+ आयन डोनेट कर देगा, तो इसके ऊपर चार्ज किया जाता है। अब आप इसको क्या बोलते हो, एसिटेट बोलते हो। तो एसिटिक एसिड से क्या बनता है, एसिटेट, मैलिक एसिड से मैलेट, टार्टरिक एसिड से टार्टरेट, सक्सेनिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्टेट, लैक्टिक एसिड से लैक्टेट, पायरुविक एसिड से पायरुवेट, फ्यूमरिक एसिड से फ्यूमरेट, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड से ऑक्जिलो एसिटेट, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटरेट। मिल गई शांति। 8 का मतलब क्या होता है, एक ही तो बात है ना, H+ डोनेट करने के बाद इसके पीछे सफिक्स में 8 लग जाता है। तो सेल में क्या होता है, एसिड होता है कि 8 होता है, सेल में पानी, और पानी के अंदर एसिड आपको हमेशा 8 के फॉर्म में मिलेगा, मतलब H+ आयन डोनेट कर देते हैं। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। आसान था। अब इसको आपको पोजीशन चेंज करनी है, जो थर्ड कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट है उसको शिफ्ट करना है सेकंड कार्बन पे। तो विद इन मॉलिक्यूल फॉस्फेट कौन ट्रांसफर करता है, म्यूटेज। ऐसा क्यों करना है बताऊंगी मैं अभी, क्योंकि इनॉल बनाना है। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा, म्यूटेज हो जाएगा। कोई परेशानी, पढ़ाया था ना। म्यूटेज क्या करता है, विद इन मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। क्या रखना पड़ा इस स्टेप को, नहीं। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों किया कि जो थर्ड कार्बन पे जो फॉस्फेट था उसको सेकंड पे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने कभी पढ़ा होगा कि आपके पास ये एक कार्बन है, और ऐसा होता है कि एक ही कार्बन पे जब एसिड और अल्कोहल दोनों जब सेम कार्बन पे हो और जब यहाँ से पानी निकले तो यहाँ पे इसका पीछे बढ़ना हुआ बचा हुआ जो कंपाउंड है वो इनोल बन जाता है। क्या बन जाता है, इनोल बन जाता है। तो मुझे वही काम करना था। ये H की जगह में फॉस्फेट लिखूँ तो आपको परेशानी है क्या, नहीं ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहला कार्बन और ये कौन सा, दूसरा कार्बन। तो कुल मिला के मुझे फॉस्फेट को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सेकेंड कार्बन पे, है ना। अब भाई फॉस्फोरिक एसिड में भी तो आपने देखा था ना कि ऐसा होता है कंपाउंड, है ना। तो अब देखो इसमें सेम कार्बन पे क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, और सेम कार्बन पे एसिड है, तो इसमें से क्या रिलीज होगा, वाटर, एंड वाटर रिलीज होने पर क्या बनता है, इनोल। इसलिए हमने इसकी पोजीशन जो है वो थर्ड से सेकंड पे शिफ्ट की दी। कोई बात नहीं, देखिए आगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये बन जाएगा। अच्छा, अब 2 PGA में से अगर मैं वाटर को रिलीज कर दूं, वाटर को रिलीज कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, इसका इनॉल बन जाएगा। तो इनॉल बनाने वाला एंजाइम इनोलेज, अब ये बन जाएगा क्या, सेकेंड कार्बन पे इनॉल आ गया, और ये बन जाएगा 2-फॉस्फो इनॉल, बन गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ये इनॉल है, और जिसके सेकेंड कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट इनॉल पायरुविक एसिड।
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, आसान है। अच्छा, इसमें से अगर मैं फॉस्फेट हटा दूँ तो पीछे क्या बचा? पायरुविक एसिड। पीछे क्या बचा? तो हटा दो इसको। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे इसमें से फॉस्फेट रिमूव कर देंगे। तो फॉस्फेट रिमूव करने पर पीछे बचा कौन? तो ये बन जाएगा कौन? पायरुविक एसिड। और इस फॉस्फेट को पिक करने कौन आएगा? इस फॉस्फेट को पिक करने आएगा एडीपी। एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये सेकेंड टाइम एटीपी बन रही है कि नहीं बन रही है? ठीक है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फॉस्फेट कौन ट्रांसफर करता है? काइनेज एंजाइम। और काइनेज जिस पे काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेप काइनेज। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज, पेप काइनेज। और काइनेज का कोफैक्टर कौन? बट एक चीज और याद रख लेना कि मैग्नीशियम के अलावा यहाँ पे पोटेशियम भी होता है। लास्ट स्टेप में पोटेशियम भी होता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस की 4 स्टेप पे तो कौन आ गया? काइनेज ही आ गया। क्या तकलीफ है इसमें? बस हो गए सारे 10 स्टेप खत्म। 10 स्टेप सारे खत्म हो गए। क्या बताओ, घर जाके अगर ट्राई करोगे तो ये कॉन्फिडेंस है कि आपको याद हो जाएगा? रटना तो नहीं पड़ेगा ना। बस आसान था। देखो वापस बताती हूँ। एनर्जी तोड़ मतलब ग्लूकोज तोड़ना है तो एनर्जी बढ़ाओ, क्योंकि एनर्जी बढ़ाने पर मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। तो ग्लूकोज के छठे कार्बन पे हमने एक फॉस्फेट जोड़ दिया, वो लाएंगे हम एटीपी से। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कौन ट्रांसफर करता है? फिर आप लोग जानते हो ग्लूकोज फ्रक्टोज में अपने आप ही चेंज हो जाता है ना। तो ये आइसोमराइजेशन होता है। इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हम बस उसमें एंजाइम ऐड कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मैडम ये टूट नहीं रहा है तो इसकी और एनर्जी बढ़ा दो। तो एक फॉस्फेट हमने इसको और दे दिया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पास 2 फॉस्फेट है, एनर्जी संभाल नहीं पाएगा, फ्रक्टोज खुद ही टूट जाएगा। 6 कार्बन का फ्रक्टोज 3 कार्बन के शुगर में टूट जाएगा। ये रहे दोनों, ठीक है। फिर ये बन गया पागल। मैडम ये पागल टूट नहीं रहा है तो इसकी एनर्जी और बढ़ा दो और उसको कर दो डबल पागल। अब पागल जो है फिर बाद में ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? एसिड में। पागल ऑक्सीडाइज, क्योंकि रेस्पिरेशन है ही क्या है? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो ये एल्डिहाइड में एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिड के पास 2 फॉस्फेट संभाल नहीं पाएगा, एक उसको लूज कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PGA में। अब 3PGA का अगर आपको बनाना है इनॉल, तो सिंस एसिड एक पहले का दूसरे कार्बन पे और OH अब बेटा 3rd कार्बन पे, तो उसको सेम कार्बन पे लाना होगा। तो 3rd कार्बन का जो फॉस्फेट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा 2nd कार्बन पे, तभी तो बेटा ये फॉस्फेट यहाँ पे आएगा, मतलब अल्कोहल यहाँ पे आएगा। जब सेम कार्बन पे एसिड और अल्कोहल हो और डिहाइड्रेशन अगर किया जाए तो इनॉल बन जाता है। तो डिहाइड्रेशन किया, इनॉल बन गया पायरुविक एसिड का, तो इसका नाम हो जाएगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब पायरुविक एसिड में से फॉस्फेट हटा दो तो ये बन जाएगा पायरुविक एसिड। कितना आसान था भैया, मुझे तो ग्लाइकोलाइसिस आसान लगती है। और इस स्टेप को काउंट नहीं करना बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसके अंदर। तो ये 5वां स्टेप हो गया, ये 6ठा हो गया, 7, 8, 9 और ये वाला कौन सा? तो टोटल 10 स्टेप हो गए। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी कितनी बनी? कितना एटीपी का फायदा हुआ? तो आप लोग देखते हो बेटा 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो गया और 2 एटीपी का फायदा हो गया। ये तो 0 हो गया, नहीं हुआ बेटा। फाइनली देखो इसके मॉलिक्यूल कितने? 1 1 1 1, बट ये जब टूटेगा तो ये कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2। ये भी अल्टीमेटली जब इसमें कन्वर्ट होगा पागल में, तो अब बताओ पागल के मॉलिक्यूल कितने हो गए? पागल के कितने मॉलिक्यूल? तो ये भी कितने हैं? 2। ये भी कितने बनेंगे? 2 2। ये भी कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से 2 ADP से क्या बनेगा? 2 ATP। यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। ये भी कितने? 2 मॉलिक्यूल। ये भी कितने? 2 मॉलिक्यूल। और ये भी हो जाएगा 2 and 2 एंड फिर ये। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम बोलते हैं कि एक ग्लूकोज से कितने? 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो अब करो कैलकुलेशन, 2 + 2 कितने में? 4 ATP बन रहे हैं। 4 ATP में से 2 माइनस किए कितने हो गए?
तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान डायरेक्टली कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। नेट गेन कितना होता है? 2 एटीपी का होता है। आप सोच सकते हो इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कभी कोई? ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी बनते हैं? बच्चे आंसर दिख के आए थे 8, क्योंकि ये जो NADH2 बनता है ना बेटा, आगे जाके ETS में एक NADH2 3 एटीपी बनाता है। सिंस यहाँ पे NADH2 कितने बन रहे? 2, तो 3 × 2 करो कितना हुआ? 6। तो 6 एटीपी इसके हो गए, 2 एटीपी वो काउंट किया और बच्चे आंसर 8 देके आए। बट आंसर क्या गया? वाह क्या बात है। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेशन की बात करें, बात नहीं एनर्जी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो 2 स्टेप पे तो क्या हुआ? स्टेप नंबर 1 और 3 पे तो क्या हो गया? माइनस हो गया 2 एटीपी। और स्टेप नंबर कौन सा? 7 और 10 पे फायदा हो गया 4 एटीपी, तो ये हो जाएगा +4 एटीपी। पर एक बार के लिए हम अगर मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो NADH2 अगर बनते हैं और वो भी अगर ATS में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा लिखा जाता है, तो फिर आपको टोटल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो इस केस में यहाँ पे NADH2 कितने बने? 2 NADH2। और हमने बोला था कि एक NADH2 किसके बराबर होता है? 3 एटीपी के बराबर होता है। तो इसमें 2 × 3 एटीपी कर दो तो ये कितना हो जाएगा? प्लस आ जाएगा 6 एटीपी। अगर आपको बोला जाए कि NADH2 भी अगर ATS में जाके एटीपी बना रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे नेट गेन कितना हुआ? 10 - 2 करो कितना हुआ? 8। तो नेट गेन यहाँ पे हुआ कितना? 8 एटीपी का। अभी मैंने ऐसे पढ़ाया था पर बच्चे आंसर करके आ गए थे 8, क्योंकि मैं बार बार बोलते बोलते रह गई बेटा कि अगर आपको बोला जाए कि NADH2 अगर ATS में जा रहा है तो बताओ फिर कितने एटीपी बनेंगे, तो फिर आपको आंसर देना है 8। बाकी सिंपल आपको पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं? 2। मंडे को टेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा शायद। ठीक है, सिलेबस पता है ना? प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को छोड़कर बाकी सारा। न्यूक्लिक एसिड रहने दो बेटा, उसमें मैंने कम ही क्वेश्चन दिए हैं, 1-2 ही दिए हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस में वैसे ही उसकी खूब प्रैक्टिस हो चुकी थी वहाँ। ठीक है, उसको रहने दो। चलो, तो ये हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन कैसे किया जाए? मान लो सेल के अंदर एटीपी बहुत ज़्यादा है, क्या ग्लाइकोलाइसिस होना चाहिए? कोई मतलब ही नहीं है। जब पहले से सेल के अंदर एटीपी ज़्यादा है तो ग्लाइकोलाइसिस चला के भी क्या ही कर लोगे तुम लोग। तो ग्लाइकोलाइसिस की रेट क्या हो जानी चाहिए? स्लो। पर जब सेल के अंदर एडीपी ज़्यादा है तो ग्लाइकोलाइसिस की रेट बढ़ानी चाहिए हमको। तो एक्चुअली इसका जो पेस मेकर एंजाइम होता है, या आप कौन से स्टेप पे ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करना पसंद करेंगे बताइए। मैंने टोटल 10 स्टेप पढ़ाए ना आपको, तो आप कौन से स्टेप पे ग्लाइकोलाइसिस को रोकेंगे? रिवर्सिबल स्टेप को नहीं रोकना चाहिए बेटा, क्योंकि एक डायरेक्शन में रोकोगे तो उल्टी चली जाएगी वो, तो कहाँ रुकी फिर वो। तो हम सिर्फ प्रिफर करते हैं जो इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं उनको रोकना, और वो है ही कौन कौन सा? 1, 3 और 10। 1, 3 और 10 को छोड़ के बाकी सारे स्टेप कैसे? रिवर्सिबल। तो अब स्टेप नंबर 1, 3 और 10 में आप कौन से स्टेप को कंट्रोल करना पसंद करेंगे? 10 को तो क्यों ही कंट्रोल करना बेटा? 10 का मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस एक लास्ट स्टेप बचा है। ये मूर्खता तो देखो किसी ने नहीं की क्लास में, 10 किसी ने नहीं बोला। 10 का मतलब ही ग्लाइकोलाइसिस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो उसको छोड़ो। तो बचा ऑप्शन क्या आपके पास? 1 और 3। 1 को हम नहीं करते हैं, ये मैं आपको चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगी क्यों। ठीक है, तो बच्चा कौन सा हमारे पास? स्टेप नंबर 1 नहीं, थर्ड। तो स्टेप नंबर 3 पे जो इसका रेगुलेटरी एंजाइम होता है, या जिसको बोलते हैं पेस मेकर। पेस समझते हो? जो उसको ट्यून करता है ग्लाइकोलाइसिस को, बढ़ाना है कि कम करना है। ठीक है,
तो ट्यून करने वाला पेस मेकर या इसको बोला जाता है रेगुलेटरी एंजाइम। तो ये रेगुलेटरी एंजाइम होता है कौन सा, PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। हालांकि मैं कुछ रेस्पिरेशन में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। जैसे एग्जांपल आपके पास ये इसकी मान लो कि एक्टिव साइट है, ये क्या है, अब जरा एक्टिव साइट को ध्यान से देखना। तो इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड कौन होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि इसके पास ये होती है एलोस्टेरिक साइट, क्या होती है, और इसकी एलोस्टेरिक साइट पे यहाँ पे कौन बाइंड है, यहाँ पे बाइंड है ADP, और इसकी एलोस्टेरिक साइट पे अब कौन बाइंड है, ATP। तो क्या हुआ, जब ATP आके बाइंड हुआ तो इसने इसकी सबस्ट्रेट साइट को चेंज ही कर दिया। क्या ये एंजाइम अब काम कर रहा, नहीं रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा क्या, नेगेटिव मॉड्यूलेटर, पढ़ाया था। और ADP को बोला जाएगा क्या, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर और ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। अब इस ATP की जगह और कौन हो सकता है, सिट्रिक एसिड भी हो सकता है यहाँ पे। ये और कौन हो सकता है, सिट्रिक एसिड। ये भी नेगेटिव मॉड्यूलेटर भी होता है, बाद में समझाऊंगी क्यों, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं, ठीक है। बस तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस हो गया खत्म। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे लिंक रिएक्शन। बट एक चीज़ एंजाइम में पढ़ाना भूल गई थी, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो उसके लिए दो मॉडल दिए गए थे। एक दिया था की एंड लॉक मॉडल, जो मंडे टेस्ट में आएगा क्वेश्चन में, और दूसरा आएगा इंड्यूस फिट मॉडल। दो मॉडल है, एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ी सी बात हुई है, ठीक है। तो की एंड लॉक मॉडल क्या कहता है कि जैसे ताला होता है वैसी चाबी होती है, मतलब ताले के अंदर चाबी के निशान पहले से होते हैं, इम्प्रिंट पहले से होते हैं, बस चाबी को जाके बाइंड होना है। इसका मतलब एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग पहले से क्या डिटरमाइंड होती है, पर ऐसा नहीं होता है। एंजाइम जस्ट लाइक गीली मिट्टी होती है। एंजाइम जस्ट लाइक क्या होती है, गीली मिट्टी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई निशान नहीं है, वहाँ पे कुछ भी इम्प्रिंट्स नहीं होते हैं, पहले से उसका शेप जो है, एक्टिव साइट जो है पहले से फिक्स नहीं होती है सबस्ट्रेट के लिए। तो होता क्या है, गीली मिट्टी में आप रख दो चाबी, अब चाबी को दबा दो तो क्या हुआ, चाबी का शेप गीली मिट्टी में आ गया। बस ये होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन। एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट पहले से डिटरमाइन नहीं होती है, तो ये जो की एंड लॉक मॉडल है रिजेक्टेड हो गया था। तो एक्चुअली होता क्या है कि एंजाइम के अंदर जो सबस्ट्रेट साइट होती है वो पहले से डिटरमाइन या पहले से फिक्स नहीं होती है। जैसे जैसे वो सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है, मतलब गीली मिट्टी चाबी के कांटेक्ट में आता है, तो धीरे धीरे फिर उसमें क्या होता है, एंजाइम के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और वो इंड्यूस करता है एक्टिव साइट की फॉर्मेशन को, और फिर उसके साथ सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो जाता है। तो आपने क्या किया, इंड्यूस किया है, फिट किया है मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। गीली मिट्टी चाबी रखी है, चाबी को दबाया है, तभी तो उसमें क्या बन गए, उसके इम्प्रिंट्स बन गए ना। बस वही मॉडल होता है, कौन सा, इंड्यूस फिट मॉडल। कोई परेशानी इसमें है। अगर मान लो कि पहले से, जैसे मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, की एंड लॉक मॉडल अगर पहले से अगर होता तो पता है इसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ना। हेक्सोकाइनेज का मतलब हुआ ये 6 कार्बन के कोई भी शुगर के साथ बाइंड हो सकता है, ग्लूकोज के साथ भी, फ्रक्टोज के साथ भी, गैलेक्टोज के साथ भी और मैनोज के साथ भी। पसीन से सबसे ज़्यादा पसंद करता है ग्लूकोज को। तो आप सोचो कि अगर इसकी एक्टिव साइट पहले से अगर डिटरमाइंड होती ग्लूकोज के लिए, तो बेटा फिर ये फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज कैसे बाइंड हो गए। आई बात समझ में, ठीक है। तो यानी एक्टिव साइट जो होती है वो सबस्ट्रेट साइट जो होती है पहले से डिटरमाइंड नहीं होती, पहले से बनी बनाई नहीं होती है। जैसे जैसे वो सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है, सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है अपनी बाइंडिंग के लिए, फिर जैसा सबस्ट्रेट का शेप होता है ना वैसा शेप गेन कर लेता है कौन, एक्टिव साइट। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है, लिख लो इसको। तो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया। पर ऐसा है कि बेटा उसमें
इसमें सिर्फ हेक्सो शुगर ही इसको इंड्यूस कर सकता है, कोई और अदर शुगर इंड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा कि इस एंजाइम को ट्रायो शुगर इंड्यूस कर देगा या कोई फैट इंड्यूस कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये